हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा पीढ़ी को मैं इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे बीएचपीसीएल का। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी है बीएचपीसीएल का सबका सर मरवाइए पहले। ठीक है, उसको पहले मरवा दीजिए, उसके बाद से सर हमको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग सर हम तैयारी करेंगे। ठीक है, आपका तैयारी हम भी करवाएंगे तो आप लोग को पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई किस लेवल में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बात सही है, आप लोग का जो भी आप कमेंट करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और हमें समझ में भी आता है कि भाई नहीं ये बात सही है, बच्चा जो बोल रहा है ये बात सही है, उसको मतलब कि पूरा किया जाए। ठीक ना, आप लोग को जितना जैसे ज़रूरत के हिसाब से ही हम कुछ भी करते हैं, आप ही लोग के ज़रूरत के हिसाब से। ठीक ना, हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं सब आपके लिए, क्योंकि चैनल खोला गया है आप ही लोग के लिए। ठीक है, आप ही लोग की सेवा के लिए खोला गया है। ठीक है, जो तकलीफ़ हम किए हैं वो तकलीफ़ आगे जो जनरेशन मेरी आने वाली है उसको नहीं होने देंगे। जितने भी मेरे छोटे भाई हैं उन सबों को मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारे यहाँ पे ऐसे आदमी हैं कि जो आईटीआई कर लेने के बाद, डिप्लोमा कर लेने के बाद यार किसी को कुछ कुछ बताते ही नहीं हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि हम बहुत काबिल हो गए। ठीक है, तो वो बताते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान देने से ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि हम जब तैयारी करते थे तो हमको कोई बताने वाला, गाइडेंस देने वाला कोई था ही नहीं। उस समय मोबाइल भी उतना नहीं था और इतना चैनल नहीं था, उतना ज्ञान देने वाले चाहे उतना अथी नहीं थे, यूट्यूबर नहीं थे जो बता सकें। तो अपने से घुलटते पलटते जैसे तैसे हम आकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक ना, टेंशन न लीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए बहुत सारे आदमी का अपना अपना थॉट होता है सोचने का कि हम बता देंगे तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, वो नौकरी कर लेगा, ये फलाना ठिकाना। ठीक ना, गांव घर में आप तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन ये सब सोच मेरा नहीं है। मेरा अपर लेवल का सोच है कि नहीं यार बताया जाए ताकि मेरा जनरेशन चेंज हो। जितने भी युवा भारत के जितने भी हैं, बिहार के हैं, जितने जहाँ से भी जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को सोच बदले। ठीक ना, और वो एक मतलब मोटिवेट मिलता है कि यार जो लड़का 18 से 25 साल के एज के बीच में ले लेता है सर्विस, वो बहुत बड़ी बात होता है। ठीक है, इसमें लड़के तब तो खेलते हैं कूदते हैं और समझने में निकल जाता है समय। ठीक है, तो देखिए तैयारी करते रहिए। देखिए आप लोग का कमेंट के अनुसार ही हम आप हर चीज़ कर रहे हैं। ठीक ना, सिलेबस अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कहिए, सिलेबस का वीडियो आप डाल दिए, जेई का भी सिलेबस का वीडियो हम डालने वाले हैं, जेई का भी डाल देंगे। आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है साउथर्न जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी जो है, जो तेलंगाना सरकार का, उसका भी प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आपका। ठीक है, पहले इसका देखिए, ये क्वेश्चन बैच नंबर देखिए, ये बैच नंबर 4 का है। ठीक है, ये देखिए SBO JLM टेक्नीशियन 4। ठीक ना, ये बैच 4 का है ये क्वेश्चन। ठीक ना, 1 का मरवा दिए, 1, 3, 4 जो मेरे पास है सबका मरवा देंगे, आप लोग को टेंशन ना लीजिए। ठीक ना, इसका PDF भी हम डाल देंगे, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो यार। ठीक ना, कोई भी चीज़ पूछना हो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए हैं। जब फ्री होंगे आपका सबका मैसेज का जवाब हम देंगे। ठीक है, रात में जब फ्री होते हैं चाहे दिन में भी कभी हम फ्री होते हैं तो सबका जवाब हम दिएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए ओवरहेड इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री। देखिए क्वेश्चन क्या है, ओवरहेड में ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री। द मोस्ट कॉमनली यूजेड मटेरियल ओवरहेड इंसुलेटर दिस। यहाँ पे देखिए इंग्लिश जो स्टूडेंट है वो है, देखिए पेंसिलिन या सीमेंट या प्लास्टिक या वुड। बोल रहा है कि जो ओवरहेड इंसुलेटर जो होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, ओवरहेड जो इंसुलेटर जो ट्रांसमिशन होता है, जो लाइन खिंचाता है, जिससे कि ये पोल है। ठीक है, ये पोल है, जब तार यहाँ पे खिंचाता है देखते होंगे यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है, डिस इंसुलेटर होता है, पिन इंसुलेटर, जिसे ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि पिन इंसुलेटर जा रहा है तो पिन इंसुलेटर 11 kV के लास्ट होता है। ठीक ना, 11 kV तक उसका सहनशीलता होता है। डिस्क इंसुलेटर का एक डिस्क जो होता है उसका एक तो डिस्क जो 11 kV का होता है। ठीक ना, जैसे समझिए इस डिस्क डिस्क समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, देखिए आपको डिस्क समझा रहे हैं। देखिए देखिए डिस्क कैसा होता है, आप लोग देखिएगा जब ओवरहेड जब देखिएगा लाइन गया होगा तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखिए ये ऐसा डिश लगा होता है, ये डिश होता है। देखिए ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा डिश होता है ना। एक वो डिश का ये जो है रेटेड होता है, इसका मानक है 11 kV का सहनशीलता एक होता है। ठीक ना, तो आप लोग डिश को गिन कर भी पता कर सकते हैं कि कितना लाइन जो जा रहा है, जो लाइन
बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं 1,32,440 kV, ये जो लाइन जाते हैं 66, 100, 700, 765 kV जो लाइन जाते हैं ट्रांसमीटर होते हैं, ये लाइन को आप पहचान सकते हैं ये डिश को देख कर ही गिन कर, ठीक ना। एक डिश है 11 kV का होता है, ठीक ना। तो ये क्या किसका बना होता है, एकदम इजीली इजीली देखिए क्वेश्चन है, ठीक ना। किसका होता है, पेंसिलिन का होता है, ठीक ना। ये पेंसिलिन आपका राइट आंसर ए है, ठीक। आइए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए देखिए क्या बोल रहा है, हेलिकल कॉयल का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया जाता है। हेलिकल कॉयल, ठीक ना। हेलिकल कॉयल कैसा, बेसिकली छोटे ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, या बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, या बड़े ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टेज बाइंडिंग के लिए, या छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सर आप लोग हमें जवाब दीजिए, तब तक हम आपको कुछ समझाते हैं। अपना क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक ना। किस लेवल में आप हैं, क्या आपका कैपेबिलिटी है, अपना पहले अपने से मारिए, ठीक ना। और इसका जवाब 15 आपका 25 क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करवाएंगे आज। 25 तो ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए हेलिकल क्या होता है, ये बेसिकली एक तो कॉयल होता है जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, ठीक ना। ये देखिए ट्रांसफार्मर हो गया, ये इसमें बाइंडिंग होता है, ठीक ना। इसके यहाँ से बाइंडिंग करके यहाँ से निकाला जाता है, ठीक ना। टर्मिनल के माध्यम से निकाला जाता है। तो इसका यूज होता है ट्रांसफार्मर क्या स्टैटिक एक युक्ति, ये युक्ति होता है, ठीक ना। इसका एफिशिएंसी 95 से 95% से 98% तक होता है, ठीक ना। तो ये ट्रांसफार्मर बेसिकली ट्रांसफार्मर होता है। जब आप बोर्ड पे होते हैं तो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं, यहाँ पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। तो बस समझिए, इसका आंसर जानिए आप, ठीक ना। इसका क्या बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज प्रदान करने के लिए, ठीक ना, किया जाता है। आपका राइट आंसर सर है बी है, ठीक है ये, ठीक 52 का बी। आइए 53 नंबर देखिए, 1 मीटर की एक रेखा को स्केल पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है। इसका रिफ्लेक्टिवी फैक्टर आर एफ मतलब कि रिफ्लेक्टिवी फैक्टर कितना है बताइए। 1/100 या 100 या ये 1/1000 या 1, बताइए। अपना स्कोर देखते रहिएगा, ठीक ना। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जॉब और गाइडलाइंस आप लोग को मिलता है। और क्या बोलते हैं इसको, आप स्टूडेंट सभी को जो आईटीआई जो किए हैं उनको पढ़ाया भी जाता है, मैं खुद पढ़ाता भी हूँ। तो नए चैनल मैंने बेसिकली नया खोला हूँ इसीलिए, ताकि आईटीआई स्टूडेंट को मतलब कि 2-4 हैं मतलब कि चैनल वाले जो अच्छे तरह से समझा पाते हैं, जैसे आईटीआई एजुकेशन, ये सजाद जी भी हैं, अच्छे हैं, वो भी अच्छा तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मैंने सोचा है कि यार हम भी, पहले मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, ठीक ना, पढ़ाता था मैं आईटीआई वालों को। तो मैंने मेरे बच्चे से सब ही बोले कि सर ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं सर, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने चलो ठीक है यार ऑनलाइन भी कर देते हैं, वैकेंसी के बारे में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। उसमें बता नहीं पाते थे वैकेंसी के बारे में, तो इसीलिए खोले हैं। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और बिहारी हैं हम भी, और आप लोग बिहारी से हैं, बिलोंग कर रहे हैं बिहार से, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोग से। और क्या बोल सकते हैं, आप लोग के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, दिन रात एक कर दिया हूँ आप लोग के लिए। अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा आप लोग को समझा सके, अच्छा से अच्छा पढ़ा सके, ठीक ना। ठीक है 53 नंबर का बताइए क्या होगा, 1/100 होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर आपका सर ये है, ठीक। 54 नंबर देखिए, एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता, सॉरी थोड़ा सा ये, ठीक ना। देखिए एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बताइए क्या होती है। लोड पावर फैक्टर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है, या यहाँ देखिए लोड पावर फैक्टर की वृद्धि के साथ घटती है, या लोड पावर फैक्टर के से स्वतंत्र होती है। बताइए इसका पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए और मारिए आप लोग। या देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए आप लोग क्या होता है, लोड पावर फैक्टर के वृद्धि के साथ बढ़ती है, ठीक ना। जब ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता जो होती है ना लोड पावर फैक्टर के साथ बढ़ती है, ठीक। 54 नंबर देखिए, कहाँ गया, 55 नंबर ना, 54 नंबर हो गया था। 55 नंबर देखिए, ये किसी, देखिए यहाँ पर लिखा है इन्हें 132 kV सिस्टम फेज टू द ग्राउंड कैपेसिटी is 0.015 microfarad and the
इंडक्टेंस इज 6 हेनरी, मतलब कि H हेनरी। द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस टू बी द कंडक्ट अक्रॉस कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर टू द एलिमेंट वोल्टेज सजेस्ट, मतलब कि किसी किसी 132 केवी सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटी 0.015 माइक्रोफैराड और इंडक्टेंस 6 हेनरी है, तो वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए जो सर्किट ब्रेकर कनेक्टर के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान कितना होगा, बताइए। मान बताइए, यहाँ पे कनेक्टर का जो है ना मान पूछ रहा है कितना लगाया जाता है। 1,32,000 जो सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटी होती है, तो उसका जो कनेक्टर देखिए यहाँ पर है ना, कनेक्टर लगाने के वाले प्रतिरोध का मान बताइए पूछ रहा है। ठीक है, बताइए क्या होगा। 8 ओम, 12 ओम, 10 किलो ओम या 15 किलो ओम। 8 किलो ओम, 12 किलो ओम, 10 किलो ओम, 15 किलो ओम। मतलब ये सब क्वेश्चन रट भी लीजिएगा आप लोग, ध्यान में रहे। देखिए क्वेश्चन किस लेवल से आता है। ठीक है, देखिए 10 किलो ओम होगा, ठीक है ना, राइट आंसर आपका है। 56 नंबर देखिए बाबू, 56 नंबर देखिए, इंडक्शन मोटर की परिचालन गति बताइए। लोड के वृद्धि के साथ स्थिर बनी रहती है, या लोड के वृद्धि के साथ बहुत अधिक होती है, या लोड की वृद्धि के साथ बहुत कम होती है, या लोड की वृद्धि के साथ लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है, बताइए। ये तो इजीली क्वेश्चन है, आप लोग को भी पता होगा। इंडक्शन मोटर के परिचालन गति जो जो है लोड की वृद्धि के साथ थोड़ा सा लोड बढ़ेगा तो उस पर थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक ना। लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है, स्पीड उसका थोड़ा जो है कम हो जाती है। लोड बढ़ेगा तो इस पर थोड़ा स्पीड कम हो जाता है सर, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये सीरीज मोटर में लोड ना लगाइएगा, बिना लोड के चलाइएगा तो वो तो फायर हो जाएगा पूरा, ठीक ना, कहेगा झुकेगा नहीं साला। तो यही है इसका नियम, ये सब है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये सब बात कॉमन है। देखिए 57 नंबर, एक 12 पोल, देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक 12 पोल 50 अटैच स्टार कनेक्शन इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस 0.002 ओम फेज है, तो हरावट पर रोटर रेजिस्टेंस 0.3 ओम फेज की 250 आरपीएम की गति पर उनका फुल लोड टार्क प्राप्त कर रहा है, तो फुल लोड टार्क अधिकतम टार्क से अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है, तो आप लोग को SW देने में हमको मज़ा भी आएगा, ठीक है। यही SW दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों देखिए। देखिए ए 12 पोल हटर्स स्टार कनेक्शन इंडक्शन मोटर has rotor resistance of 0.0 ohm per phase and rotor resistance of the 0.3 ohm per phase. The externalize it is the achieving its full load torque at a speed of 250 rpm. The reaction of full load torque to maximum torque will be, बताइए। इसका आंसर आप लोग देखते हैं कौन कौन देता है, ठीक ना। ये SW में दे देते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके हीरो सब बताएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग बताइएगा, ठीक। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, DC ड्राइव सिस्टम की गति नियंत्रण इकाई फीडबैक, देखिए पूरा ये पढ़िए, ये देखिए ये ठीक ना। डीसी ड्राइव सिस्टम की गति नियंत्रण इकाई फीडबैक सिग्नल के साथ ऑपरेटर के निर्देशों का मिलान करती है और उचित सिग्नल किसको भेजती है। देखिए इंग्लिश में देखिए, स्पीड रेगुलेशंस यूनिट ऑफ द डीसी ड्राइव सिस्टम कंप्रीज द ऑपरेटर इंसुलेशंस with speed back the signal and the speed aptitudes signals to be the ठीक ना। मोटर फील्ड यूनिट, फील्ड सप्लाई, या जो है फायर सर्किट, फायरिंग सर्किट, या रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। मोटर फील्ड यूनिट, फील्ड सप्लाई या फायरिंग सर्किट, आप लोग जवाब दीजिए इसका भी जवाब दीजिएगा, ठीक ना। पहले जवाब दीजिएगा, हम तो आंसर तो बता ही देते हैं, ठीक ना। आपका इसका C होगा राइट आंसर, ठीक। इसका C आंसर है, इसका है C आंसर, ठीक। देखिए 59 नंबर, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोधक के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है, बताइए। जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिक होता है।
when the load resistance is equal to source resistance width of the flowing is maximum है ना, मैक्सिमम। बताइए करंट, पावर, वोल्टेज या पावर फैक्टर क्या होता है जब लोड प्रतिरोधक के बराबर जब होता है तो कौन सा अधिकतम होता है? करंट बढ़ता है, पावर फैक्टर या वोल्टेज या पावर फैक्टर? बताइए, पावर या वोल्टेज या पावर फैक्टर। देखिए पावर अलग होता है, ठीक ना, पावर फैक्टर अलग होता है, देख लीजिएगा। करंट, ठीक ना, इसका करंट होता है, ये पावर फैक्टर पी, वोल्टेज, ठीक ना, COS cos फाई पावर फैक्टर, ठीक ना, नो लिखते हैं ना, ई है, सबका अलग अलग है, ठीक ना, ये ना समझिएगा, ये सब एक है। बताइए इसका होगा अधिकतम मान हो जाता है पावर का, ठीक है। 60 नंबर पे हम लोग सर बात करेंगे। देखिए ये क्या बोल रहा है, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम से होता है? तेल के साथ। एयर सर्किट के ब्रेकर समझते हैं, ACB इसी का नाम है, ACB एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक ना, ACBC इसका नाम होता है, ACBC एयर सर्किट ब्रेकर सर्किट, ठीक ना। तो इसमें बताइए क्या इसमें विच्छेदन किस लिए होता है, माध्यम से होता है? तेल से, गैस से, निर्वात से, हवा से? बताइए, ठीक ना, बहुत इजीली क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही भी होगा। ये आंसर आपका डी है, ठीक है। चलिए 61 में बात करते हैं हम। सिंक्रोनस मोटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों रोटेटिंग होते हैं। देखिए दो देखिए पहले, ठीक ना, उस इसमें स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होती है। तीसरा नंबर देखिए, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों स्टेशनरी होती है, इनमें रोटेटिंग आर्मेचर स्टेशनरी फील्ड वाइंडिंग होती है। बताइए, पूरा देख लीजिए क्वेश्चन, आप इंग्लिश में भी देखना, इंग्लिश में भी देख लीजिए, कहिएगा तो इंग्लिश में भी फर्क बता देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेटलमेंट क्या है, सिक्रोनस ना, देखिए यहाँ पर सिक्रोनस गलत, यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ द करेक्ट विथ द डिफरेंस ऑफ सिक्रोनस मोटर। हाँ, सिक्रोनस जनरेशन लिखा है यहाँ पे, हम कहेंगे नहीं लिखा है जी। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट विथ ऑफ द डिफरेंस द सिक्रोनस जनरेशन, ठीक ना। बताइए क्या होगा? 60 का जवाब दीजिए आप लोग। 61 का, सॉरी 61 का जवाब दीजिए। आपका क्या होगा इसमें? जनरेशन, ठीक ना, इसमें क्या होगा? जनरेशन, आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड बाइंडिंग होती है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक, बी आपका राइट आंसर है। 62 नंबर पर सर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चल रही है। इस स्थिति में घूर्णन की प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? बताइए, इसका सूत्र होता है, ठीक ना, आप लोग को पता भी होगा, NS, ठीक ना, NS बराबर 120 F डॉट पी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अपना मान रख दीजिएगा, ठीक ना, कितना है यहाँ पे अपना मान रख दीजिएगा, एकदम इजीली क्वेश्चन है। यहाँ पे मान रख दीजिएगा, कितना है ये 120 पूरे एफ कितना है 50 बटा पोल कितना है 4, काटिएगा सबका चढ़ती 12, तो यहाँ पे ये 1.5 आएगा, ठीक है, 1.5 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए होगा, ठीक, यही होगा। चलिए 62 में बात करते हैं, 63 में बात करते हैं। देखिए एक घर में 16 लाइटों और 6 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या है। बताइए, ए हाउस लोड हैज़ द लोड ऑफ 6 लाइट एंड 8 फैन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड instructions. The minimum member of the sub circuit required for the given load is। बताइए, कह रहा है कि घर में 16 लाइट 8 पंखे हैं, ठीक ना, तो मानक के हिसाब से कितना जो आवश्यक सर्किट का न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? बताइए, आप लोग को पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। 16 लाइट जल रहा है, 8 पंखा जल रहा है, तो इसके हिसाब से कितना न्यूनतम संख्या सब का हो सकता है? बताइए,
ये आपका राइट आंसर क्या है सर? आपका ये है बी, 3 होना चाहिए। ठीक है, 64 पे बात करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी क्षति एक समान बनी रहती है? वाइडेज क्षति या फ्रीक्वेंस क्षति या कोर क्षति या कॉपर क्षति? इसका जवाब बताइए आप लोग, बताइए इसका क्या होगा? वाइडेज क्षति, फिक्शन क्षति या कोर क्षति या कॉपर क्षति? ठीक ना, इसका आंसर आपका क्या होगा सर? आपका सी होगा। ठीक ना, कोर क्षति। ठीक ना, कोर क्षति एकत्रित बनी रहती है। क्या बनी रहती है? कोर क्षति। ओके, आइए 65 नंबर पर बात करते हैं हम लोग। एक 11 केवी 500 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर 3 फेज इशू कहा जाता है। ठीक ना, 3 फेज मेगा वोल्ट एम्पियर MVA शॉर्ट नाम होता है। ठीक ना, KWH किलो वोल्ट एम्पियर, MWH मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक ना, MVARH मेगा वोल्ट एम्पियर हावर्स। ये सब चीज़ जब आइएगा, जब BHPCL में, तो आपको सब सुनने को मिलेगा, आपको रीडिंग लेना होगा। ठीक ना, देखिए क्या चीज़ की हम लोग रीडिंग लेते हैं, MWH, MVARH। ठीक ना, आप लोग वीडियो देखे होंगे मेरा, तो जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर देखे होंगे कि पैनल के बगल में रहता है मीटर लगा। ठीक ना, MVAH। ठीक ना, ये सब का आपको रीडिंग लेना पड़ेगा। ठीक ना, ये सबसे कम होता है। उसके बाद से पहले इसका, तब इसका, तब इसका दिया जाता है, वहाँ से लिया भी जाता है। हम लोग लेन देन करते हैं बड़े स्टेशन को, जितने भी हैं ना, तो वहाँ से हम लोग रीडिंग लेता है, वो यहाँ से भी जाता है। ठीक ना, डिवीज़न में, तो आपको सब देखने को मिलेगा। बताइए इसका जवाब क्या दीजिए 65 का। ठीक ना, एक 11 के भी 500 MVA 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है, तो रेटेड सिमेट्रिक ब्रेकिंग करंट बताइए क्या होगा? RMS क्या होगा उसका? बताइए, 26 KA किलो एम्पियर या 20 KA मतलब किलो एम्पियर, 30 किलो एम्पियर या 33 किलो एम्पियर? बताइए, इसका रेटेड मान है। ठीक ना, ये फिक्स मान है, ISI के द्वारा जो मानक स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है। बताइए, सॉरी कॉल आ गया था। देखिए इसका मानक मान क्या होगा? देखिए हम एडिटिंग भी नहीं करते हैं। ठीक ना, क्या के लिए कि कोई भी चीज़ अगर गलत बोला भी जाता है तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत है। ठीक ना तो हम उतना एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही डालें, पढ़ाएं, डाल दिए, बात ख़त्म। ठीक है, आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो मेरा फीलिंग तो कुछ नहीं। बताइए, देखिए अब ये 23 मिनट का वीडियो हो गया। एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वीडियो लंबा होता है। ठीक ना, देखिए इसका मान हाली हाली हम बता देते हैं। ठीक ना, देखिए 26 होगा। ठीक ना, आइए 65 नंबर देखिए, फीडर साइड मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? वितरण, ट्रांसफार्मर, अवस्थित, लोड करंट या सिस्टम की आवृत्ति या सिस्टम वोल्टेज? बताइए क्या होगा इसका? इसका सीधे आंसर आपको बता देते हैं, आप समझा नहीं पाएंगे। ठीक ना, सॉरी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखवे नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए 66 का आपका बी हो गया। ठीक है, 67 नंबर देखिए, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 2 बाइंडिंग होते हैं। ठीक ना, जिन्हें रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक ना, स्लिप फेज जो जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें 2 बाइंडिंग होता है, स्टार्टिंग रनिंग, आप लोग को पता है। तो कम रेजिस्टेंस और उच्च वोल्टेज इंडक्शन होता है, या उच्च प्रतिरोध रेजिस्टेंस और कम वोल्टेज कम प्रेरण इंडक्शन होता है, या उच्च प्रेरण मोटर होता है, प्रेरण होता है, या कम प्रतिरोध रेजिस्टेंस और कम प्रेरण इंडक्शन होता है? बताइए क्या होता है? आपका बी है राइट आंसर। ठीक ना, उच्च प्रतिरोध। ठीक ना, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, 68 नंबर देखिए, खुले मैदानों में बिजली के अस्थायी उपयोग के लिए आमतौर पर किस प्रकार के वायरिंग प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है, खुले मैदानों में बिजली के अस्थायी, ठीक है, अस्थायी प्रयोग के लिए आमतौर पर किस प्रकार के वायरिंग की जाती है? क्लिट वायरिंग, ठीक ना, कंडक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग, बटन वायरिंग? ठीक ना, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे इस सब वायरिंग के, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। ठीक ना,
तो आप लोग बताइए कमेंट में कि अगर हम समझाते हैं तो ये सब अच्छा करते हैं कि नहीं, ठीक ना, कि आप लोगों को समझ में आता है कि हम टाइम बर्बाद करते हैं, ये सब भी कमेंट कीजिएगा। कि बस गाली ना दीजिएगा, ठीक ना, गाली दे के बाकी सब चीज़ पूछ सकते हैं क्वेश्चन, गाली देते हैं यार तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है।